देखिए 11th और 12th का ही पढ़िए, 11th और 12th का पढ़िए। 6 to 8 बहुत सारे मिलता है कि 6 to 8 आपको 6 to 8 6 to 10 तक पढ़िए, उसके बाद वो सब पढ़िए। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर 11 12 को खूब बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा किताब अगर कोई कहता है कि कोई भी, मैं आपको बता दूं, मेरा ये नहीं होता है कि मुझे आपको जो पसंद आ रहा है वही मैं बोलूँगा, बता दूं, ये मैं नहीं बोलूँ जो आपको पसंद, जो आपके फ़ायदे के लिए वही बात बोलूँगा मैं। पहली बात, अगर ये आप सोच करके आए हैं कि कोई टीचर आपको सब लिखा देगा, सब बता देंगे, उसी से क्वेश्चन आएगा, तो नहीं आएगा। पहली बात, अगर मान लें कि 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 4 क्वेश्चन आ गया तो टीचर हल्ला करने को मेरे नोट से आ गया, मेरे नोट से हो गया, उसको तो नहीं ना कि 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आएगा तब तो कहेंगे ना कि हम आया हुआ है आपका भाई, ठीक है। तो ये तो वैसे के लिए मैं पढ़ाने के तो सब पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपको बुक के भी संपर्क में रहना होगा। अब मैं जो बुक लिख रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि पूरा का पूरा बुक पढ़ना है, मैं तरीका बता दूंगा, मैं तो लिखाऊंगा ही, सब कुछ लिखाऊंगा, लेकिन आपके पास, अब देखिए मान लेगा आपके पास गन होता है, कुछ भी नहीं, आप अंधेरे में निकल जाइए, कौन आएगा देख लेंगे, और आपके पास गन ना हो, उसी रास्ते से जाना, तो डर गए, पता नहीं अचानक कौन आ जाएगा। तो आपके पास बुक रहता है, पेज भी पलटे रहते हैं, तो लगता है कि नहीं मैंने रिवीजन किया है, मैंने देख लिया है, ठीक है ना। तो देखिए जहां तक बात है स्रोत की, जहां तक बात है सोर्स की बात है, तो एनसीईआरटी का तो सोर्स पढ़ना ही है। एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में 11th एंड 12th दोनों के बारे में, दोनों में, तो दोनों में दो दो बुक है, दोनों में दो दो बुक है। तो इसमें से जो एक आपको, इसमें जो एक बुक है वो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। क्या है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये आपको पढ़नी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और दूसरा है भारत का भौतिक पर्यावरण। बाकी चीजें क्या क्या पढ़नी है, सिलेबस मैंने देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक ना। एक वीडियो है उसको देख लीजिएगा। भारत का भौतिक पर्यावरण 11th में है। 12th की जब बात करते हैं तो इसमें है भारत, लोग, अर्थव्यवस्था, ठीक है। और एक किताब और है विश्व भूगोल संबंधित है, ठीक ना, इसको बोलते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल, तो आपको ये किताब नहीं पढ़नी है, ठीक ना, लेकिन आपको तीनों किताब पढ़नी है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक ना। ये भी पढ़नी है आपको, ये भी पढ़नी है और ये भी पढ़नी है, लेकिन ये नहीं पढ़नी है, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए कि ये आप जो पढ़ेंगे ना, ये सिर्फ आपको प्रीलिम्स में काम नहीं देगा, ये मेंस में भी काम आएगा। ऐसा नहीं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी है ये। अगर कोई किताब जैसे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। ये एनसीईआरटी की इतने किताब के अलावा मैं और 2 किताब के बारे में बात करूंगा। परीक्षावाणी के नाम सुने हैं? परीक्षावाणी इलाहाबाद की से आती है। परीक्षावाणी की 2 किताब आती है, 2 वॉल्यूम में। एक में आता है विश्व भूगोल, एक में आता है भारत का भूगोल। वो दोनों किताब ले। विश्व भूगोल में आपको ऑस्ट्रेलिया, अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको 6 to एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। विश्व भूगोल लीजिएगा, 100-125 किताब होगी, उसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया सब मिल जाएगा। सब एनसीईआरटी का फैक्ट उसमें रखा हुआ, कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। तो हम क्यों फिर वहाँ पर समय बर्बाद करें? बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये है, इसकी 2 किताबें आती हैं, विश्व भूगोल और दूसरा है भारत भूगोल। ठीक है ना, विश्व भूगोल और भारत भूगोल। तो ये आपको दोनों किताब लेनी है, इतनी किताब पढ़ने पड़ेगी। आपको लगेगा अगर एक विषय के लिए इतना किताब पढ़ेंगे तो पढ़ना पड़ेगा दोस्त। अगर आपको इतना आसान होता ना तो हर कोई तैयारी नहीं करने लगता। इतना ही आसान तो हर कोई कहता क्यों ग्रुप डी की तैयारी करता, कहे चलो हम भी कमीशन की तैयारी करते हैं। इतना ही अगर आसान होता तो क्यों लोग
सब लोग कमीशन की तैयारी करने लगते हैं, सब लोग एसडीएम बनते, आईएएस बनते, डीएम बनते। क्यों? सब ग्रुप डी के लिए क्यों भर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सक्षम इतना मेहनत नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो कमीशन में तैयारी जो है ना, मेहनत जो है ना स्मार्टनेस के साथ करना होता है। अगर आप ये किताब पढ़ लीजिएगा ना, तो ये किताब आपको पढ़ने में कुछ नहीं बन लगेगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको तेजी से निपटा देना है। बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा। आपको फैक्ट और फिगर इसमें मिलेंगे, कॉन्सेप्ट सब इससे मिल जाएगा। चूंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, फैक्ट बहुत कम रहता है। देखे होंगे फैक्ट बहुत कम रहता है, नहीं रहता है, लगभग बहुत रहता है, बहुत कम रहता है। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये आपको क्या देगा? कॉन्सेप्ट देगा। और फैक्ट फिगर कहां से मिलेगा? फैक्ट जो है इसमें मिलेंगे, फैक्ट। ठीक ना? कि कौन ट्राइब कहाँ पे है, कैसे पाई जाती है, कितनी संख्या है, नगरीकरण का क्या है, कितना प्रदूषण है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का है, कितना नदी, कितनी क्या लंबाई है, कौन टॉप 5, टॉप नीचे से, ये सब सारा फैक्ट, कौन से ब्रिज कहाँ है, कैसे हैं, ये सब यहाँ पे मिलेगा आपको एक जगह पे। बात समझ रहे हैं ना? वो एनसीईआरटी मिसिंग रहता है जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा ध्यान देता है, वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा फोकस रहता है। और फैक्ट और फिगर आपको यहाँ मिलेगा। अगर सिर्फ ये भी करिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? ये भी कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो मैंने दोनों आपको बता दिया, दोनों, एक आपको कॉन्सेप्ट देगा, एक फैक्ट और फिगर देगा। तो ये यही किताब को आपको चलना चाहिए। हाँ, एक और एटलस आप जरूर रखिएगा। भूगोल अगर बिना एटलस के पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब कभी नहीं समझ में आएगा। तो एक एटलस भी रखनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा चीज़। और वो एटलस है कि सिर्फ भूगोल के लिए नहीं हो, ये एटलस आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा, पॉलिटी में भी काम आएगा, करंट में भी काम आता है। रसिया यूक्रेन की यूज़ चल रहा है, जानेंगे ना भाई कहाँ पर क्या है, कनाडा कहाँ पर है। अब कोई भी सम्मेलन होता है तो सिंगापुर कहाँ पे है, फिलीपींस कहाँ पे है, हमेशा तो न्यूज में रहता है। रोज ना कोई तो देश, कोई ना कोई हमेशा न्यूज में रहता है। तो कहाँ से जानिएगा? एटलस से ही जानेंगे। और क्वेश्चन पूछ देता है क्या, काबा की खाड़ी जो है कहाँ पर है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, एटलस में ही देखना पड़ेगा आपको। दे देगा कि जापान के महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप उत्तर में है, द्वीपों में से कौन सा उत्तर में, कौन दक्षिण में है, पूछ देगा। तो कहाँ से कितना रटिएगा? एटलस में देख लेते हैं, सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। तो एटलस भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अगर मैं बोलूँगा नहीं बस एक किताब पढ़ लीजिए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझ रहे ना? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एटलस है। और एटलस में जो है आप ऑक्सफोर्ड का ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लीजिएगा। और बता दूं मैं, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। और बता दूं कि कोशिश कीजिएगा कि अंग्रेजी वाला ही लें, हिंदी वाला ना लें। कभी भी एटलस जो है ना, कौन सा लेना चाहिए? इंग्लिश वाला लेना चाहिए। इंग्लिश में लैंग्वेज लिखा थोड़े, जगह का नाम लिखा है, बस वही है। तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लीजिए, ये काम कीजिएगा। और चूंकि आप बीपीएससी के लिए हैं तो अशोक राजपथ में छोटे छोटे से मैप आता है, बिहार का मैप ले लीजिएगा। आता है ना? एक बिहार का पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट रहता है और दूसरी तरफ पर्वत पठार मैदान दिया रहता है। ठीक ना? तो एक बिहार का मैप जाकर के अशोक राजपथ से ले लीजिएगा। बिहार मैप 5-10 रुपये के मिलता है, 10-15 रुपये का आता है। इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? इतना नहीं कीजिएगा। अब मुझे नहीं पता है कि आपको क्या पता है क्या नहीं, लेकिन जितना मेरा अनुभव है पढ़ाने का, पढ़ा रहा हूँ, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि इससे मेरे अब समझ के अनुसार, हो सकता है किसी दूसरी समझ हो, मेरे समझ के अनुसार इससे बेहतर आपको स्रोत और रणनीति नहीं हो सकती मेरी समझ के अनुसार। अगर मुझसे कुछ ज़्यादा समझ होगा तो बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। इतना काम कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्लास के साथ बने रहिए, कुछ ज़्यादा चीज़ पढ़ने, जिससे क्लास बन रहा है वही चैप्टर को पढ़िए, बाकी समय आप दूसरा चीज़ पढ़ लीजिए, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे दीजिए। ऐसा नहीं कि दिन भर किताब में ही डूबे हुए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी जरूरी होता है, घूमना फिरना ये सब ऐसा नहीं है। वो कमरे में बंद करके पढ़ना जो है ना, वो रेलवे एसएससी और ग्रुप डी वाले करते हैं, कमीशन के लड़के स्मार्टली पढ़ाई करते हैं, टेक्निक के साथ पढ़ते हैं। स्मार्टनेस भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। शुरू करें हम लोग हैं? क्या घटना चक्र? अच्छा, क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि क्वेश्चन कहाँ से बनाए। तो देखिए बढ़िया है, एक बात समझ लीजिए कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन का पैटर्न देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा बदलाव जो पिछली बार बहुत ज़्यादा देखने को मिला, उससे पहले थोड़ा सा झलक दिखी थी। लेकिन गनीमत यही है कि ये बदलाव ज्योग्राफी में नहीं देखने को मिला बहुत ज़्यादा, बता दूं मैं, क्योंकि मैं उसी पैटर्न पर, जैसे कि विक्टोरिया की झील के बारे में पूछ दिया कि लगा हुआ था कैसा, मैं बहुत पहले से बताता रहा हूँ इन सब प्रश्नों के बारे में।
तो मैं चूंकि उसी तरीके से बताता ही हूँ कि अब क्वेश्चन वहाँ से आता ही है, अब क्वेश्चन आया भी है, तो ये ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, बाकी विषय में ज़रूर है। क्योंकि ज्योग्राफी में देखिए, लड़के अगर कहीं पे बीपीएससी में फेल करते हैं, मेरा अपना अनुभव है, आप लोग भी भाई बताइएगा अपना, अगर पीटी कोई क्वालिफाई नहीं करता, दो ही विषय में लड़के गलत आंसर बना, वो नहीं क्वेश्चन कर पाते हैं, एक ज्योग्राफी, दूसरा इकोनॉमिक्स। आप देखे होंगे, लड़का हिस्ट्री बना लिया, पॉलिटी बना लिया, करेंट बना लिया, लेकिन जब बनाने जाता है तो पता चला ज्योग्राफी गलत होते जा रहा है, इकोनॉमिक्स गलत हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आपने 62 63 बनाया होगा तो उसमें से मैं आपका स्कोर इसलिए कम चला गया क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमी आपका गलत होगा। हुआ है ना? बता रहा हूँ ना, इकोनॉमिक्स में, चूंकि ज्योग्राफी बिहार रहा तब सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था, इकोनॉमिक्स वही बता रहा हूँ, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के चलते ही लड़के फेल करते हैं, दो ही विषय के चलते। तो अब बात है कि इसीलिए होता क्या ना, प्रायः हम वही स्मार्टली पढ़ाई के बारे में बात है। हम जैसे जो बिहारी मेंटलिटी, बिहारी गड़बड़ मेंटलिटी नहीं, बहुत अच्छे होते हैं जो हमारे जो पढ़ने के तरीके, हम क्या करते हैं, खासतौर पर कमीशन वाले, बिहार वाले, शुरुआत करेंगे, खुश होंगे तो कहाँ से तैयारी करेंगे, हिस्ट्री से पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं तो पॉलिटी से। हिस्ट्री से पढ़ना शुरू किए, खत्म करेंगे, पॉलिटी पर जाएंगे, पॉलिटी खत्म हो गया, तो यार हिस्ट्री में भूल रहा, फिर हिस्ट्री शुरू करते हैं, तो लगेगा अरे पॉलिटी खत्म हो रहा, फिर पॉलिटी करते हैं। अब ज़्यादा खुश हुए तो करंट पढ़ लिए और साइंस पढ़ लिए, इसी के बीच वो घूमते रहते हैं, ठीक ना? तो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ठीक ना? जब तक थोड़ा सा ज्योग्राफी इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जबकि ये ऐसे विषय हैं कि अगर एक बार तैयार कर लिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, एक बार तैयार कर ले तो बार बार आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ऐसे विषय हैं कि आपको मदद भी करते हैं अन्य विषयों को समझने में। अब आते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में। क्वेश्चन बैंक निश्चित रूप से बनाइए, घटना चक्र का ले लीजिए या किसी अन्य का। तो मेरा अगर मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ प्रतियोगिता संदर्भ के बारे में। क्यों? इसके पीछे कारण बता रहा हूँ मैं। अगर मैं ऐसे कोई पूछता है कि कौन सा ले, तो मैं बोलता हूँ कि प्रतियोगिता संदर्भ का लीजिए। अब पता ना अब केबीसी नैनो के नाम से आता है कि क्या प्रतियोगिता संदर्भ में क्या है। इसमें बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, चाहे बिहार टीचर का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का हो, चाहे बीपीएससी का हो, ठीक है, उस सारा का सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। हाँ, तो वही मैं कर रहा हूँ, शायद ये केबीसी नैनो के नाम से अब आने लगा, शायद ये बंद हो गया है, शायद अब केबीसी नैनो के, शायद, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, शायद ये केबीसी नैनो के नाम से अब आने लगा शायद, क्योंकि दोनों एक ही आदमी के पहले था। कुमार बुक सेंटर है ना यहाँ पर सुगराजपथ में, आप नहीं जानते हैं, एक आज से 15 साल पहले पटना का सबसे टॉप दुकान वही हुआ करता था, कुमार बुक सेंटर। नहीं, कुमार बुक पटना कॉलेज मेन गेट के सामने है, अब बहुत कम लोग जानते हैं। कुमार बुक सेंटर वो दुकान था पहले, उसका एक भाई, दो भाई थे, एक भाई दिल्ली चले गए, दोनों बेटे बहू दोनों आईएएस आईपीएस हैं उनके, उन्हीं के भाई है जो बैठते हैं कुमार बुक सेंटर पर, तो पटना कॉलेज के जस्ट सामने कुमार बुक सेंटर। आज की तारीख में कम जानते हैं उसके बारे में, एक समय में बहुत चला था। तो एक भाई चले गए दिल्ली, वहाँ खोल लिया किताब दुकान, बहुत चलता है, वहाँ का टॉप का दुकान है वो, और एक यहाँ पे बैठते हैं। तो जो चला गया उनके दोनों बहू और बेटा दोनों आईपीएस है, बिहारी कैडर मिला है, और इनका तो खैर बेटा पीएचडी वगैरह सब कुछ करता है। तो ये सारा चीज़ है, तो उन्हीं का है ये। तो आप इसको लीजिएगा, चूंकि बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब आपको इसमें मिल जाते हैं, तो हमको बिहार के लिए है तो करना पड़ेगा। लेकिन अब इसके साथ ये भी है कि, लेकिन जोड़ रहा हूँ चूंकि पैटर्न हुआ है तो थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि यूपीएससी लेवल का है, तो थोड़ा सा आप जब भी पढ़ेंगे तो घटना चक्र का अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी मैगजीन है, अच्छा क्वेश्चन बैंक है वो, उसी को पढ़िए जिसमें कि बीपीएससी के सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री घटना चक्र लेके आ गए, उसमें झारखंड का दिया हुआ है, राजस्थान का दिए हुए है, छत्तीसगढ़, हम उसको हाँ हिस्ट्री के बारे में पढ़कर क्या करेंगे। आप पढ़िएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, आप कहेगा अरे सर ये तो नहीं बन रहा, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे छत्तीसगढ़ रिलेटेड रहेंगे, राजस्थान में राजस्थान के रिलेटेड रहेंगे, तो आप उसको जानकर क्या कीजिएगा। तो आप दो ही क्वेश्चन बनाएंगे, या तो यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक बनाइए जिसमें यूपीएससी का हो, और दूसरा बीपीएससी का। बाकी किसी का क्वेश्चन बैंक मत बनाइए जो क्वेश्चन अगर है तो बीपीएससी और यूपीएससी नहीं लग रहा है, राजस्थान के बनाएंगे तो भाई राजस्थान की हिस्ट्री रहेगा उसमें, राजस्थान के। बिहार का अगर यूपीएससी का लड़का राजस्थान की तैयारी कर रहा है, कोई लड़का घटना चक्र ले लिया, उसमें बिहार का हर स्टेट का क्वेश्चन दिए हुए हिस्ट्री का, और बिहार का भी दिए हुआ है। तो बिहार में मुगलों का क्या एक्टिविटी रही है, चाहे बिहार में गुप्त वंश का क्या एक्टिविटी रही है, वहाँ की रीजनल जानकर क्या करेगा वो,
कोई मतलब है? नहीं है ना। तो इसीलिए आप यूपीएससी और बीपीएससी के जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन बैंक जो मेंशन करेगा उसी को बनाइएगा। स्टेट पीसीएस बिहार के अलावा अगर किसी को है तो उसको मत बनाइएगा। इसीलिए बोला था कि प्रतियोगिता संदर्भ जो है ना वो सिर्फ बिहार वालों को फोकस करता है। घटना चक्र भी एक आया जो सिर्फ बिहार के ही क्वेश्चन है। घटना चक्र भी आया हो जिसमें सिर्फ बिहार के क्वेश्चन है तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कवर करता है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर इससे संबंधित कोई डाउट है, कोई जानना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तब हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। पानी थोड़ा सा, ठीक ना, नहीं तो हम शुरुआत करेंगे। कुछ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हो? क्लियर है ना? आपका क्या नाम है? आरजू। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हमने जैसा कि बताया कि हमने सिलेबस को वेल डिफाइन कर दिया है, एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। जिसको नहीं देखे हैं आईएएस प्लेटफॉर्म वाला पर ही है, डाला हुआ है, ठीक है ना, ज्योग्राफी का एक है वीडियो। तो उसमें से मैंने बताया है, क्लासिफिकेशन किया है कि जो सिलेबस हम लोग कई भागों में बांटते हैं। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, उसके बाद विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। तो उसमें से भौतिक भूगोल की शुरुआत करेंगे हम लोग। और भौतिक भूगोल में पहला जो जो फिजिकल ज्योग्राफी जी कहते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने में ही समय लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन, 15 से 25 के 20 क्वेश्चन वेरी किया, 25 भी आए हुए हैं, 12 भी क्वेश्चन आया हुआ है। एवरेज मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहता है। तो पहले फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम हुआ करता था, मैप बेसिक क्वेश्चन होते थे, बिहार का है चाहे वर्ल्ड का है, मैप बेस्ड क्वेश्चन होता था, अभी भी रहते हैं, लेकिन पहले उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन अब फिजिकल से क्वेश्चन रहने लगा है और बढ़िया क्वेश्चन रहता है। अगर 20 है तो पहले 1 से 3 के बीच रहता था, अब 3 से 5 के बीच रहता है। पहले क्या था, 1 से 3, अब 3 से 5 के बीच। तो 3 के बाद बहुत मतलब ज़्यादा होता है। आपको लगेगा यार पढ़ लिया इतना, और 3 से 5, 5 ही क्वेश्चन या 3 ही क्वेश्चन है, ये मत देखिए। देखिए कि ये आपके आधार है बाकी के लिए, विश्व भूगोल और भारत के भूगोल और बिहार के भूगोल के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं भौतिक भूगोल। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है ना, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, लिखा ना, इसके लिए भौतिक भूगोल कहाँ मिलेगा? जो एनसीईआरटी किताब है ना, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये जो है ये इस मिलेगा। तो इसमें भौतिक भूगोल को हमने कई भागों में बांटते हैं, जब जाइएगा तो इसमें कई भागों में बांटा हुआ है। जैसे भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है समुद्र विज्ञान, चौथा है मृदा एवं वनस्पति, और लास्ट है मृदा वनस्पति के बाद जो है लास्ट है खगोल शास्त्र। हालांकि खगोल शास्त्र प्राय लोग शुरू में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ। मेरा शुरू से रहता है कि मैं लास्ट में ही कराता हूँ इसको। इतना चीज़ है। अब इसमें से हम लोग आज बात करेंगे भू आकृति विज्ञान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भू आकृति विज्ञान के बारे में।
ठीक है, उतारिए उतारिए उतारिए। हो गया। तो इसमें से हम लोग बात करेंगे पहला भू आकृति विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक ना, मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। जिसमें पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पहला पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दूसरा पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के बाद वेगनर का थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक ना। प्राय लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद होता है कि वेगनर पढ़ाते, लेकिन हम लोग उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक, उसके बाद वेगनर का सिद्धांत पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक, ठीक ना, उसके बाद वेगनर सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इसके बाद पढ़ेंगे भू संचलन, भू संचलन। इसी भू संचलन में अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में अध्ययन करना, बता दे रहा हूं। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, बहिर्जात बल, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ठीक है, कोई लिखने में दिक्कत से बोलिएगा। ये है, इसको अंतर्जात, ये हुआ बहिर्जात, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल फोर्स, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स, लेकिन इसके बदले में एक और वर्ड भी आता है, इसको बोलते हैं इंडोजेनेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोजेनेटिक। इसको बोलते हैं, इसका भी एक और वर्ड आता है एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, यही कॉमन शब्द वही है, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह सब जो है ना, अपर्दन, निक्षेपण, सब इसी सब में पढ़ना है, भूसंचलन वाले में ही, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्वेश्चन होता है, जैसे पूछ देता है कि मोहोरेविसिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर होता है, रेपिटिव डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर होता है, ग्विटेनबर्ग विचार्ड कहाँ पर है, लेहमन कहाँ पर है, ठीक है। कोर कहाँ से कहाँ तक होता है, मेंटल कहाँ से कहाँ तक होता है, लिथोस्फीयर क्या है, पृथ्वी में सबसे अधिक किस तत्व की मात्रा अधिक होती है, भूपर्पट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये सब क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्रश्न होते हैं। तो और ये समझने के लिए भी जरूरी है, ज्वालामुखी, भूकंप अगर पढ़ना है, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर समझ जाते हैं बढ़िया से, तो जियोमॉर्फोलॉजी आपका आसान हो जाता है, ठीक ना। प्लेट टेक्टोनिक भी समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, वेगनर भी समान स्थान बिल्कुल ही आसान हो जाता है। अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ गए तो प्लेट टेक्टोनिक भी आसान हो जाता है समझना, और वेगनर की थ्योरी भी, मतलब एक ही से 3 टॉपिक आसानी से हम समझ सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना।
तो हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की ऑफ द अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए उतार लीजिए पृथ्वी का आंतरिक संरचना। हो गया। सबसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करने से पहले जरूरी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक प्रश्न ये भी पूछा भी हुआ है, मुझे लगता है बीपीएससी में, कि पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष पृथ्वी पुरानी है। ठीक है, तो पृथ्वी के जो वर्ष जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स, आज से 4.6 बिलियन अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो उसको समझना जरूरी होता है कैसे। एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं बिग बैंग। नाम सुने हैं? अरे बिग बैंग, बिग बैंग एक थ्योरी है। ये बिग बैंग थ्योरी दिया गया था 1920 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, 1920 ईस्वी में, और दिया था इसको एडविन हबल ने। किसने दिया था? एडविन हबल। एडविन हबल ने दिया था। एडविन हबल का कहना था कि ये जो ब्रह्मांड जो देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं था एकदम मैंने राई के दाने से भी छोटा जो था ना, एकदम जिसको एकदम नगण्य साइज का था। लेकिन साइज तो नगण्य था, लेकिन उसका टेम्परेचर और डेंसिटी अनंत था। साइंस वाले भी हैं क्या आप इसमें से? साइंस स्ट्रीम से बीएससी भी किसी का रहा है? अच्छा, तो क्या रहा है? मेडिकल से, ठीक है। तो देखिए वो कहा जो ब्रह्मांड जो देख रहे हैं, अभी भी आप सुने होंगे कि ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा, खुल रहा है। सुने होंगे कि अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो हुआ क्या कि पहले पृथ्वी जो पहले था एक ही अणु था, जिसे हम लोग एकाणु बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? एकाणु। एक ही अणु था ब्रह्मांड में, एक ही अणु था, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकाणु और इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलरिटी। सिंगुलर था, इसलिए सिंगुलरिटी, एकाणु इसको बोला जाता है। लेकिन उसका तापमान और घनत्व अनंत था। आप समझ सकते हैं कि तापमान और घनत्व अनंत था, उसका मापा नहीं जा सकता था। तो एडविन हबल ने कहा कि आज से इस प्रकार से था। इन्होंने कहा था कि ये जो था एक छोटा सा था, इसका टेम्परेचर था ये कि इसको क्या उन्होंने नाम दिया था? एकाणु। क्या नाम दिया था? एकाणु। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलरिटी। इन्होंने कहा था कि एक ही अणु था, इसका टेम्परेचर जो था ना इंडिफिनिट था, टेम्परेचर एंड डेंसिटी वो क्या था? अनंत था। क्या था? अनंत था। टेम्परेचर और डेंसिटी इसका अनंत था। तो कहा था कि इन्होंने कहा कि इसमें एक विस्फोट हुआ। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा, क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और ये विस्फोट कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। कब विस्फोट हुआ इसमें? विस्फोट हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। BYA मतलब अरब वर्ष पहले। 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। और आप एक बैलून, जैसे आप घर में बर्थडे मनाते हैं, एक बैलून रखिए, बैलून पर थोड़ा सा निशान लगा दीजिए जगह जगह पे 3-4 ठो, और बैलून में फूंक मारिए तो सारा पॉइंट क्या हो, जैसे दूर जाने लगता है ना, एक्सपेंशन होने लगता है उस पर ना, एक्सपेंड करेगा। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी क्या था कि ये तो
ये जो विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद उसी तरह समझिए कि ये विस्फोट हुए और धीरे धीरे फैलने लगा, तो सारे के सारे जो एक जगह एकत्रित पदार्थ थे, ऊर्जा थी, एक जगह पर सब हैं, लेकिन बगल में वो है, बगल वाला भी है बगल, लेकिन धीरे धीरे क्या एक दूसरे से दूर होते गए सब। ठीक ना, जैसे मान लिया कि यहाँ पर था, ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, बाद में क्या देख रहे हैं, मैं डायग्राम देख रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं ना, ये ओवरलैपिंग हो रहा है। मतलब ये क्या, पहले इतने ही दूरी, दो ही बना रहा हूं मैं, दो ही बना रहा हूं, एक यहां पर था, यहां पर था। अब देखिए दोनों में दूरी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है दूरी। इसी प्रकार से एक दूसरे से अनंत दूरी पर सब चलेगी, जैसे प्रकाश लाइट ईयर से मापते हैं ना हर चीज को, दूरी को, ठीक है ना, उसमें मापते, इतना दूर चलेगा। शुरुआत में सब एक ही थे, लेकिन बाद में विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग नाम दिया गया, और उसके बाद सारे के सारे जो एनर्जी और मटेरियल जो था एक जगह पर था, वो एक तो विस्फोट हुआ, और उसके बाद जब कई टुकड़ों में जब बटा, ये तो सारे टुकड़े एक दूसरे से क्या होते चले गए, दूर होते चले गए। ठीक है, तो उसी से, इसी प्रक्रिया से पृथ्वी की उत्पत्ति। कैसे उत्पत्ति हुई? सबसे पहले बिग बैंग हुआ तो सबसे पहले क्या बना? यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड। क्या बना? ब्रह्मांड बना। ठीक है, विस्फोट होता पहले क्या बना? ब्रह्मांड बना, यूनिवर्स बना। इस यूनिवर्स में जो था कई गैलेक्सी बनी। क्या बनी? कई गैलेक्सी, जिसे मंदाकिनी बोलते हैं ना, उसमें क्या बोली? कई गैलेक्सी। क्या गैलेक्सी को मंदाकिनी बोलते हैं ना? कोई बात नहीं है, ये अंग्रेजी में गैलेक्सी चलता है, ठीक है ना। गैलेक्सी बनी, कई गैलेक्सी बनी, एक ही गैलेक्सी थोड़े है। हम जिसमें रहते हैं उसे मिल्की वे बोलते हैं, लेकिन गैलेक्सी तो बहुत सारी है ना। हमारा सौर मंडल जिसमें है वो ना मिल्की वे है, मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, अब इस गैलेक्सी में जो है, इसी गैलेक्सी के अंदर क्या बना? सोलर सिस्टम। हर गैलेक्सी का अपना एक सिस्टम है, ठीक है। हम जिसमें रहते उसमें क्या बना? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, और इसी सोलर सिस्टम में क्या हमारा है? अर्थ है। जितने सारे प्लैनेट और सैटेलाइट है ना जी, सोलर सिस्टम है ना जी। हम लोग बात करते हैं ना सन अब के बारे में, अर्थ के बारे में, नेपच्यून थी, नेपच्यून के बारे में, जुपिटर के, मंगल, बुध, बृहस्पति सब है ना, शुक्र। तो ये क्या हो? इसी में से हमारा क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है ना। अगर इसको हम इस प्रकार से करें तो पहले हमारा क्या बना? इस प्रकार से समझ लीजिए, पहले क्या बना? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर में क्या बना? गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर में क्या बना? सौर्य मंडल। हो जाएगा ना। और सौर्य मंडल के बना क्या बना? पृथ्वी। ठीक है, अब इसी पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, इस पृथ्वी के बारे में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? इस पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस पृथ्वी के बारे में बात करेंगे तो जिस प्रकार से यूनिवर्स में कई लेयर है ना, ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, सौर्य मंडल है, पृथ्वी है, उसी प्रकार से पृथ्वी की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी में कई परत हैं। देखिए, पहला जो परत है उसको हम लोग बोल देते हैं ये क्रस्ट, भूपरपट्टी। क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी। इसके नीचे वाले को बोलते हैं मेंटल। मेंटल नहीं, मेंटल। ऐसे नीचे वाले क्या बोलते हैं? क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। अब इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। अब ये कब बना? ये इसकी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 4.6 BYA बिलियन ईयर्स एगो। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? हाँ, 4.6 अरब वर्ष पहले। कोई दिक्कत हो रही है? होगी तो बताइएगा। बनाइए, हो जाएगा तो बोलिएगा।
आप सभी लोग कल भी आए थे? कोई नए भी हैं कल के अलावा? आप हैं, अच्छा। कल क्या क्या पढ़ाई हुई थी? 3 चीज की पढ़ाई हुई थी। कितने बजे तक क्लास चला था? 12:30 बजे तक क्लास चला था। किसी देखिए, जब भी पढ़िए ना ज्योग्राफी को, जो जो अगर बायोलॉजी की तरह पढ़ लिया तब तो उसके लिए आसान है। अगर ज्योग्राफी को अगर हिस्ट्री की तरफ पढ़ेगा या पॉलिटी की तरह, तब तो उसके लिए मुश्किल है। बायोलॉजी के बिना डायग्राम्स हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते ना। बहुत आसान हो जाता है अगर टीचर जो बायोलॉजी को डायग्राम से बताते तो बहुत ईजी विषय है। सिर्फ लैंग्वेज जो पढ़ाएंगे समझ, उसी तरह से भूगोल है, भूगोल का अगर डायग्राम से पढ़ लिए तब तो बहुत आसान है। अगर सिर्फ एक लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़े तो कभी समझ में नहीं आएगा, कभी समझ में आएगा ही नहीं। हो गया? नहीं है। अब देखिए, तो हमें अब जो हमारा हेडिंग दिया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और यहाँ से एक सेक्शन काट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक काट लेते हैं और इसके बारे में, इसी को हम अध्ययन करेंगे कि क्या है ये, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। तो चल बढ़े आगे। तो इसी को हम लोग अभी, इसी के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे, ये सब के बारे में। ये ठीक है। ले लिया ना उतना ही, उस तरीके से ना। जो यहाँ पे ये भाग था उसको हमने क्या किया, यहाँ पर बना दिया। इस वाले को हमने क्या किया, यहाँ पे अभी बनाया, इस वाले पे। ये इसी तरह से है, ठीक है। अब बात करेंगे, अभी तो हमने बताया कि क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। अब उसके बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं क्या कैसे कैसे है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन करने के बारे में दो तरीके हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तरीका यही है कि हम खान में पहुंचे। अभी तक 12 किलोमीटर सबसे गहराई खुदाई किया गया अर्थ क्रस्ट पे। अब तक जो है, जब तक अंदर जाके देखेंगे कैसे पता चलेगा, नहीं ना। तो डायरेक्ट संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक मात्र 12 किलोमीटर ही अंदर तक हम खुदाई किए हैं, और वो भी कहाँ पर, कोला प्रायद्वीप है। आर्कटिक महासागर जाइएगा ना, आर्कटिक महासागर है ना, तो वहाँ पे जाइएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वही ना एटलस महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के एक है जगह है वहाँ पे, ठीक ना, रसिया वसिया भाव में मिलता है, वहाँ पे कोला पेनिनसुला है, वहीं पर खुदाई किया गया है 12 किलोमीटर। तो डायरेक्ट आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाना नहीं है, चूंकि इसलिए कि जो ये बात किए थे हम, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। कितना है, यहाँ से बात है 6371 किलोमीटर। खुदाई कितना किए हैं, मात्र 12 किलोमीटर। अब समझ लीजिए। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक की बात कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या के डबल क्या होता है, 2r। तो क्या बोलते हैं उसको, व्यास बोलते हैं ना। तो व्यास कितना हो जाएगा, 6371 किलोमीटर, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। हाँ, डबल कीजिए, आप ही के लिए बता रहा हूँ, करिए तो कीजिए, डबल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12,000। तो 12,742, मतलब कि त्रिज्या हमारी कितनी है, 6371 किलोमीटर, और व्यास हो जाएगा 12,742। इस रूप में भी फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आप, जबकि हमने 6371 किलोमीटर मात्र हमने कितना खुदाई की, अभी 12 किलोमीटर ही की है, तो क्या पता चला, कुछ नहीं पता चलेगा, क्रस्ट में ही लटक के रह गए हम, नहीं। तो आगे बढ़े, तो
सबसे बढ़िया तरीका जो है पता लगाने का पृथ्वी का, वो है अप्रत्यक्ष तरीका और है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन से। भूकंपीय के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो ज्ञात किया गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये साइड में हम जो बता रहे हैं, मतलब उसको इससे रिलेटेड एक बेसिक बात है, इस घेरने का मतलब यही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आंतरिक संरचना का पता लगाने के दो विधियां हैं। दो विधियां, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष व्यवहारिक नहीं है, प्रत्यक्ष व्यवहारिक नहीं है। अप्रत्यक्ष तरीके से करते हैं और अप्रत्यक्ष तरीके में कौन सा है? भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग से। अब भूकंप से कौन कौन सा पी, एस और एल वेव निकलती है, पता है ना? पी, एस, पी, एस और एल, यही तीन निकलती हैं। पी को बोलते हैं प्राइमरी वेव, एस को बोलते हैं सेकेंडरी वेव और एल को बोलते हैं लॉन्ग वेव। क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव। तो ये प्राइमरी वेव हो गया, प्राइमरी। एस को बोलते हैं सेकेंडरी और एल को बोलते हैं लॉन्ग वेव। मतलब अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, प्राथमिक तरंग लिखना चाहो तो प्राथमिक तरंग, गौण तरंग और दीर्घ तरंग, या लॉन्ग वेव या एल वेव भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है पदार्थ की कई अवस्थाएं होती है। 5 अवस्था के बारे में बात करते हैं हम लोग। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा फॉर्म एक होता है ना, और एक और है जिससे कि नहीं बोस्टिन कुछ नाम दिया गया। 5 अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। एक प्लाज्मा स्टेज भी होता है और एक और होता है हॉस बिस्ट, क्या नाम देखिए मिस कर रहा हूं मैं अभी। एक 5 अवस्थाएं होती है, पढ़े होंगे जीएस आप लोग, 5 अवस्थाएं। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव, गैस, इसमें बात कर रहे हैं हम लोग। ठोस, द्रव और गैस, यहां भी बात कर रहे हैं हम लोग। ठोस, द्रव और गैस। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है जो प्राइमरी वेव है, प्राइमरी वेव ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलता है। ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी है सिर्फ ठोस में चलता है, द्रव में नहीं चलता है और गैस में नहीं चलता है। ठीक है ना। और जो लॉन्ग वेव है ये ठोस में चलता है, द्रव में चलता है और गैस में नहीं चलता। अरे यार क्या आ गया, ये क्या हो गया? गैस में नहीं चलता है। इस तरह से बना लीजिएगा तो नहीं ना भूलिएगा किसी चीज को। लिखने से कुछ फायदा नहीं होता, सेंटेंस में लिखने कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो इसी विधि से हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे सिस्मोग्राफ होता है ना, उस पर जब तरंग आती है तो तरंग आने के बाद देखते हैं, कभी ईसीजी का देखे हैं? ईसीजी का रिपोर्ट देखे हैं आप लोग? आप तो खैर लैब में ही काम करते हैं। ईसीजी में देखते हैं ऐसे 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 बनता है ना, बताता है कि कैसे हमारा हार्ट जो है एक्टिव है, किस प्रकार से काम कर रहा है। इसी प्रकार से आता है, देखिएगा अगर कभी कराइएगा तो। इसी प्रकार से पृथ्वी जब भूकंप आती है तो सिस्मोग्राफ इसी प्रकार से लाइन बनता है, जो बताता है कि पी वेव, एस वेव, एल वेव के बारे में बताता है कि पृथ्वी के किस किस कैसे 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 गुजरा है, और आंतरिक भाग के बारे में बताता है। जिस प्रकार ईसीजी हमारे आंतरिक हृदय के आंतरिक भाग के बारे में बताता है ना, किस हालात में है, वही सिस्मोग्राफ भी बताता है। तो उसी सिस्मोग्राफ से जो भूकंपीय तरंग है, हम जब समझ गए कि ठोस, द्रव, गैस में, कि ठोस, द्रव, गैस में जाएगा, ये ठोस, द्रव में जाए, ये ठोस में जाएगा, ये
ठोस और द्रव में या गैस में नहीं जाएगा तो पता चल जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। भूकंप के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सिर्फ अभी आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए इतना ही बात कर रहा हूँ। एक ही टॉपिक के साथ साथ बताना आप गड़बड़ हो जाता है शुरुआत में, चूंकि अभी जस्ट आप लोग क्लास किए हैं, अभी कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो इतनी ही बात को समझिए, एक बार करेंगे तो फिर टॉपिक हल्का हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा भाई कहाँ से हम कहाँ चले गए, ठीक है ना। जैसे कुछ टीचर के बारे में नहीं बोलते आप लोग, पता नहीं चला सर कहाँ बात शुरू किए कहाँ चले गए। नहीं, एक है ना गाना का, जाना था जापान का पहुँच गए चीन की, ऐसा कुछ नहीं है जी, वही वाला हाल हो जाता है। तो अब देखिए, तो अब हम बात कर रहे हैं इसी, तो हम कौन सा हमारे यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञात करने की कौन सी विधि है? अप्रत्यक्ष विधि है। और अप्रत्यक्ष विधि में क्या है? भूकंपीय तरंगों का अध्ययन से पता चलता है। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी हो गई यहाँ से यहाँ तक भाग जो है हमारा, इसको ये है 0 किलोमीटर और ये है 33 किलोमीटर, ठीक है। ये है 2900 किलोमीटर, कितना है? 2900 किलोमीटर। और ये हमारा है 6371 किलोमीटर। तो ये 0 से 3 किलोमीटर, 0 से 33 किलोमीटर तक भाई एवरेज है। इसको हम लोग, इसको कहा जाता है अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी। ये जो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसको कहता है मैंटल, मैंटल। और यहाँ से यहाँ तक ये इसको क्या कहता है? क्रोड। इंग्लिश में कोर, हिंदी में क्रोड, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो 0 से 33 किलोमीटर जो है, जो भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी और यहाँ को भूपर्पट्टी और जो पृथ्वी, जो मेंटल को डिवाइड करती है यहाँ पे, ठीक है, उसको देखिए होता क्या है ना कि क्रस्ट है, मेंटल है, क्रस्ट है, मेंटल। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सब लोग आप लोग मतलब मैच्योर है इसीलिए। एक होता है ट्रांसजेंडर, सुने हैं ना? ट्रांसजेंडर हमारे ही समाज के अंग है। तो ट्रांसजेंडर में क्या होता है कि कुछ पुरुष जो है, पुरुष बन, कुछ जो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल फीमेल में जब उनका बनता है, जब ऑर्गन बनने की बात होती है, मेल फीमेल ऑर्गन, तो कुछ मेल बनने के क्रम में मेल होते हैं, लेकिन बनते बनते क्या फीमेल की तरफ उन्मुख हो जाता है उनका जो फीचर्स होते हैं। और कुछ फीमेल जो होती है बनने के क्या मेल की तरफ उन्मुख हो जाती हैं। मतलब वो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि मेल में है कि फीमेल में है। एक ट्रांजिशन, उसी ने कहा गया ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर है, मतलब उसको हम रख ही नहीं सकते कि मेल में या फीमेल में, कर सकते हैं। कुछ मेल बनते बनते फीमेल की कुछ प्रॉपर्टीज उनमें आ जाती है, कुछ फीमेल में बनते बनते मेल में प्रॉपर्टीज आ जाती है। चाहे मान लेते हैं कि ये सत्तू को और आटा को मिलाएं हम लोग, एक इधर सत्तू इधर आटा रखें, मतलब घोल रख लें, घोल, और एक बोत कहीं पे डाल रहे हैं दोनों को साथ साथ, तो इधर तो पता चला कि इधर सत्तू इधर आटा है, लेकिन एक ऐसा जोन है जिससे बड़ा मुश्किल होता है बताना हम कि यहाँ पे सत्तू की मात्रा अधिक है कि आटा की मात्रा। वो क्या हो? ट्रांजिशन लेयर हो गया ना। वही हाल यहाँ पर होता, क्रस्ट है इधर में मेंटल है, तो क्रस्ट प्रॉपर्टी ऊपर में है, लेकिन धीरे धीरे क्रस्ट क्या होता है? अपना गुण छोड़ रहा होता है, मेंटल का गुण ग्रहण कर रहा होता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेंटल इधर जाएंगे तो मेंटल अपना गुण छोड़ रहा होता है और क्रस्ट का गुण ग्रहण करता है। मतलब बीच में एक ऐसा परत होता है कि डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है कि इसको किस में शामिल करें, मेंटल में कि कोर, मेंटल में कि कोर में, क्रस्ट में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिशन जोन, जिससे कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि अपना गुण धीरे धीरे क्या कर रहा है? वो छोड़ रहा है, यही ना होता है। तो इसको ये डिसकंटिन्यूटी हिंदी में इसको कहा जाता है असांतत्य रेखा। लेकिन मेरा मानना है कि ज्योग्राफी जब पढ़े, इकोनॉमिक्स भी जब पढ़े, तो अंग्रेजी को जानिए, हिंदी में कन्फ्यूजन होता है कभी कभी असांतत्य रेखा दे देगा, कभी कभी असंबद्ध रेखा दे देगा, ठीक, लेकिन अंग्रेजी वही रहेगा। तो यहाँ जो कंटिन्यूटी होता है उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, उसको कहा जाता है मोहोरिविशिक डिसकंटिन्यूटी। क्या कहता है? लिख दे अंग्रेजी में, मोहोरिविशिक डिसकंटिन्यूटी।
इसको क्या बोल देते हैं, मोहोरिविशिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसी प्रकार से मेंटल और कोर के बीच भी जो क्या होता है, एक डिसकंटिन्यूटी होती है। ये भी तो पता नहीं चलेगा कि मेंटल कहां पे है और कोर कहां पर है। तो इसको कहा जाता है गुटेनबर्ग विचार्ड, गुटेनबर्ग विचार्ड, विचार्ट डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी लिख लीजिएगा, ठीक ना, छोड़ दिया DIS लिख के कर लीजिएगा ना, डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग विचार्ट डिसकंटिन्यूटी। ये चीजें हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब है ऐसा कि क्रस्ट में भी दो भाग होते हैं, देखते हैं, महाद्वीप भी है और महासागर भी है। अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, ये सब महासागर है ना, दक्षिणी महासागर है। और हम महाद्वीप भी है, एशिया महाद्वीप भी है, यूरोप महाद्वीप है, ओशिनिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सब महाद्वीप है। तो क्रस्ट के भी दो भाग होते हैं। तो क्रस्ट तो है, लेकिन इस क्रस्ट के भी क्या हैं, दो भाग हैं। इस क्रस्ट के भी क्या भाग है, दो भाग है। तो इधर का ये भाग जो होता है, ये वाला ऐसे, ये हमारा क्या है, महाद्वीपीय क्रस्ट है। और इधर ये जो है कौन सा है, महासागरीय क्रस्ट। ये कौन सा है, महासागरीय क्रस्ट है। ठीक है ना, महाद्वीपीय क्रस्ट और कौन सा, ये महासागरीय क्रस्ट है। तो महासागरीय क्रस्ट है, इसकी मोटाई जो होती है, यहाँ पर क्रस्ट की मोटाई जो है 5 किलोमीटर होती है, और महाद्वीपीय की कितनी होती है, 70 किलोमीटर लगभग। उसी का एवरेज क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि महाद्वीप की भूप अर्थ क्रस्ट की एवरेज मोटाई कितने, 33 किलोमीटर। लेकिन 33 किलोमीटर सब जगह नहीं, जैसे BP हम लोग बताते हैं ना 120/80 बोलते हैं ना जी, ऐसा थोड़ा कि सबका होता, किसी का 130 भी सही हो सकता है और 90 भी नॉर्मल, क्या बाबू होता कि नहीं ऐसा, वो एवरेज निकाला गया इतना। ठीक ना, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये कितना यहाँ पे है एवरेज 70 किलोमीटर, और यहाँ पे एवरेज कितना है 5 किलोमीटर। महासागर की, महासागरीय भूपरपट्टी की औसत मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर। महाद्वीपीय भूपरपट्टी की औसत मोटाई कितनी है, 70 किलोमीटर। अब पूरे भूपरपट्टी की औसत मोटाई कितनी है, 33 किलोमीटर। क्लियर है? इसका मतलब कि महासागर के पास क्या है, भूपरपट्टी पतला है। 12 किलोमीटर जाकर वहां खुदाई की, अगर वो पट्टी में सतह पकड़ लेते तो शायद नहीं पहुंच जाते, नहीं मेंटल में। ठीक है, हाँ, एवरेज ना, एवरेज बताया गया है, ये एवरेज मैंने बताया। आप डायग्राम की बात देख के बोल रही हैं, ये महाद्वीपीय महासागरीय दोनों का एवरेज जो है करेंगे ना, ये बहुत ज्यादा है। जैसे मान लें कि एक 7 फीट का आदमी है, एक 3 फीट का आदमी है, एवरेज कितना हाइट होगा, 7, 3, 10, 5 फीट बोलेंगे ना, 5 फीट है। लेकिन एक 7 फीट का है, एक 2 फीट, एक तो 5 फीट का है ना। मेरी बात समझ गई, वही बात है। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब यहां पर ये सारी चीजें हो गई कि महाद्वीप महासागर, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय भूपरपट्टी। मतलब भूपरपट्टी के भी दो भाग हैं, कौन सा, महाद्वीपीय भूपरपट्टी। ये तो लगा हुआ, क्लियर हो जाएगा आपको, इतना समझदार तो आप लोग हैं ही। इसके बाद क्या बोलते हैं, महासागरीय भूपरपट्टी। महासागरीय भूपरपट्टी, महाद्वीपीय भूपरपट्टी और महासागरीय भूपरपट्टी। महासागरीय भूपरपट्टी किसका बना होता है, बेसाल्ट का। किसका बना होता है, बेसाल्ट का। अब महाद्वीप किसका बना होता है, ग्रेनाइट का। किसका बना होता है, ग्रेनाइट का। ग्रेनाइटिक है, हम जहां पे किस में है, बेसाल्ट है, लेकिन ग्रेनाइट की बहुलता है भाई, जिसमें जो गुण ज्यादा उसी को ना बोलेंगे, ग्रेनाइट में है। ये महाद्वीपीय है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। महासागरीय भूपट्टी किसका बना होता है, बेसाल्ट का। इसे हो ही गया। अब देखिए, महाद्वीप और महासागर, उसको भी डिवाइड करने का एक, इसे महाद्वीप महासागर भी डिवाइड करने वाली परत होगी। तो इस परत को, ये जो परत है, ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। हो गया कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए, ये हो गया कोनार्ड। अब
होता क्या है कि अपर मेंटल अब लो, जिससे कि क्रस्ट बटा है दो भाग में ना, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, उसी प्रकार से मेंटल भी जो है ना दो भाग में बटा हुआ है। कितने भाग बटा हुआ है? दो भाग में बटा हुआ। और यहां पर ये दो भाग में बटा हुआ है और ये 750 किलोमीटर पर, इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर मेंटल। क्या बोलते हैं? अपर मेंटल। और इसको बोलते नीचे वाले क्या बोलते हैं? लोअर मेंटल। क्या बोलते हैं? लोअर मेंटल। और ये जो डिवाइड, ये कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी, इसको कहा जाता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। सब पूछता है, कोई फालतू बात इसमें नहीं लिखा जा रहा। क्या बोलते हैं? रेपिटी। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, इसको क्या कहता है? रेपिटी। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। क्यों नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं? हाँ, बीच में ये भी तो डिवाइड करना अंतर हो जाता है ना, कि कहाँ पे, कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी में अंतर है। बात करूंगा क्यों ऐसा हुआ है, बताएंगे। देखिए, जान ही ले, अच्छा था, मिस कर गया। ये तो ठोस है पूरा, क्रस्ट कैसा है? ठोस है। मेंटल जब आते हैं तो लिक्विड फॉर्म में, प्लास्टिक फॉर्म में है। ये पिघले हुई प्लास्टिक होता है ना, उस फॉर्म में होता है। और यहाँ पे बात करेंगे तो थोड़ा सा ठोस हो जाता है, यहाँ पे फिर द्रव आ जाता है। बात करेंगे अभी, ठीक ना? अभी बात करेंगे, लिख लीजिए, अभी बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। तो चूंकि मेंटल में भी ऊपर नीचे में अंतर आ जाता है, प्रॉपर्टी में भी। बिना अर्थ क्रस्ट को समझे बिना आप वेगनर, प्लेट टेक्टोनिक नहीं समझ सकते हैं। ज्वालामुखी भी समझने में आसानी हो जाती है, सब चीज़ों को समझने में, भूकंप वगैरह। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये जो कोर है, कोर को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आउटर कोर, और ये था अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ये है आउटर कोर और इनर कोर। तो यहाँ पर जो है 5100 किलोमीटर की गहराई पर, 5100, ठीक है, इसको कहा जाता है आउटर कोर। ऊपर वाले को क्या कहता है? आउटर कोर। इसको कहा जाता है नीचे वाले को इनर कोर। मतलब आंतरिक कोर और बाह्य कोर। ये क्या हो गया? आंतरिक कोर। इसको कहा जाता है बाह्य कोर। ठीक है, ये हो गया। डायग्राम हमको पहले बोल देना चाहिए था कि पूरा का पूरा आपको एक पेज लेना चाहिए था। हम बताना, मैं भूल गया। मैं बोल देता हूं, लेकिन अभी बात करने के सिलसिले में। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर। आप देखिए, यहां पर भी ये भी डिवाइड करने का जो है, आउटर कोर बाहर कोर को भी डिवाइड, उसे बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जो आउटर कोर और इनर कोर को अलग करता है, उसे क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखिए, इतनी बातें हो गई, सब चीज हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, अंदर के बारे में, प्रॉपर्टी कैसे कैसी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो निर्धारित होती है ताप, दाब और चट्टानों की प्रकृति के आधार पर। अंदर की प्रकृति जो होती है ना, कि किस ठोस होगा, द्रव है, कैसा है। तो देखिए, जो पृथ्वी की आपको नहीं पता, लेकिन बता दें कि अंदर में जो है ना बहुत सारी चीज़ें, एलिमेंट्स मिले हुए हैं। जैसे कि अभी अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो बताएंगे कि भाई चलो गया के में मिलता है, फिर झारखंड में जादूगोड़ा में है, केरल के मलाबार तट वगैरह पे जो है यूरेनियम बेसिकली जो है, यूरेनियम तो वहाँ नहीं पाता, लेकिन जैसे झारखंड वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। लेकिन जब बिग बैंग, जब मैंने बताया कि टेम्परेचर उस समय अनंत था और डेंसिटी अनंत थी, तो जब बिग बैंग कॉन्सेप्ट था
और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी की ऊपरी परत में उस समय रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा थे। ये तो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो थे धीरे धीरे क्षय होता गया और ऊर्जा सारे ब्रह्मांड में समाहित हो गई, ठीक ना। लेकिन कहीं कहीं अभी भी उसके अवशेष बचे हुए, जैसे कि झारखंड के जादूगोड़ा में है ना, नावाडी में है। इसके बाद अगर विदेशों में बात करें तो फिर दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में घाना वगैरह में ये सब है। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, कई जगह पर वो पाए जाते हैं। यूरोप में भी कई जगह पाए जाते हैं। नहीं तो पहले पूरे ऊपर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बहुत ज़्यादा प्रधानता थी। तो ऊपर वाले जो बाहरी भाग में है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनका तो क्षय हो गया, लेकिन जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में थे वो तो अभी भी अंदर है ना, वो भी तो नीचे में उनका क्षय हो रहा, डिके हो रहा है। बात समझ रहे हैं। तो एक तो ये होगा कि चट्टानों की प्रकृति तो इससे निर्धारित होता है कि कहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम है, ज़्यादा है। ज़्यादा जहाँ पर रहेंगे और टेम्परेचर अधिक रहेगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर चट्टानें पिघलेंगी। दूसरा ये है कि जैसे इस ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है। जब दाब बढ़ाते हैं तो जो मैटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बहुत करीब करीब आ जाते हैं। जब करीब करीब आ जाते हैं तो क्या होती है, ऊष्मा रिलीज होने लगती है। प्रेशर पड़ेगा ना, प्रेशर से टेम्परेचर बढ़ता है। क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे करीब आने लगते हैं, उनके बीच फ्रिक्शन होता है तो उसे क्या टेम्परेचर को जन्म देता है। तो जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। पूछता है प्रश्न कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर क्या होता है, तो प्रश्न पूछा हुआ बीपीएससी प्रीलिम्स में कि प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो ताप हो गया, दूसरा दाब बढ़ने से, दाब से। तो ताप नीचे जाने पर ताप से क्यों बढ़ता है, क्योंकि ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ताप उससे तो बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। और दाब से भी बढ़ता है क्योंकि प्रेशर पड़ता है, तो उसी वजह से तो नीचे का तापमान बढ़ता जाता है। तो शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है अर्थ क्रस्ट में, क्योंकि वो ठोस रूप में है। लेकिन जब ही 33 किलोमीटर से नीचे की तरफ जाते हैं टेम्परेचर हमारा जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर जिधर बढ़ता है वो चट्टानों को पिघलाना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, टेम्परेचर चट्टानों को पिघलाना शुरू कर देता है। यहीं से 1500 1200 इधर 1200 1400 1500 इस प्रकार से 2000 टेम्परेचर अंदर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और ऐसी स्थिति में चट्टानें क्या होती हैं, पिघल जाती हैं। क्या लगती हैं, पिघलने लगती हैं। तो पूरा का पूरा मेंटल जो है ना पिघली हुई अवस्था में, किस अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है। पूरा का पूरा मेंटल किस अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है। ठीक है। तो ये जो है पिघली हुई अवस्था में लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में दो तरीके का होता है। एक होता है जैसे कि ठोस था पिघल रहा है, ये क्या था, ठोस था पिघल रहा है। एक पिघला हुआ है धीरे धीरे ठोस हो रहा है। दोनों होता है ना, लगभग ठोस लगभग द्रव शब्द का प्रयोग करते हैं। सब मत जानिए आप, सिर्फ ये जानिए क्या है, पिघली हुई अवस्था में है। और पिघली हुई अवस्था में ये है, और पिघली हुई अवस्था में जो है ये है 400 किलोमीटर। क्या है, 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर। और एक और देख लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा, बनाते रहिएगा, रुक जाइए। अब एक चीज़ बता दीजिए मुझको। और यहाँ पर ये है 100 किलोमीटर। क्या है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच भाग है किस में, मेंटल में ही। 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के भाग, ये जो है इसको बोलते हैं दुर्बल मंडल। नाम सुने होंगे आप, दुर्बल मंडल। अंग्रेजी में बोलते हैं अस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल। 100 से 400 किलोमीटर के बीच के ये जो भाग है इसको क्या बोल देते हैं, अस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अस्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल कहाँ पर पड़ता है, पूछ दे कहाँ पर पड़ता है, अपर मेंटल में, ऊपरी मंडल में। ऊपरी मंडल में है ना, ठीक है, पूछता है प्रश्न, इस बार पूछता है कहाँ पर है, तो ऊपरी मंडल में। अच्छा, ये देखिए, और ये जो है 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर लिखा था ना मैंने यहाँ पर, ये 0 100 किलोमीटर।
ये 0 से 100 किलोमीटर का ये जो है, ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। स्थल मंडल जो 0 से 100 किलोमीटर है, उसको देखिए, उसमें नजर दौड़ाइए, उसमें क्या देख रहे होंगे कि उसमें क्रस्ट भी शामिल है और मेंटल का ऊपरी भाग भी शामिल है। लिथोस्फीयर में, स्थल मंडल में है कि नहीं है? नहीं है भाई, ये तो 33 किलोमीटर तो शामिल है ही ना, लेकिन ये भी तो बीच भाग है, ये वाला भी तो शामिल हो गया। 0 से 33 किलोमीटर तो हमारा क्रस्ट है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर तक है, 100 किलोमीटर तक। तो 100 किलोमीटर तक यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक बात की तो क्रस्ट भी आ गया, ऊपरी मेंटल भी तो आ गया ना। तो अगर इसको हम इस प्रकार से लिखे स्थल मंडल को, स्थल मंडल किस प्रकार से लिखेंगे कि भू परपटी प्लस प्लस ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। नहीं आ गया? भू परपटी प्लस ऊपरी मेंटल की ऊपरी भाग आ गया ना। चूंकि इस भू परपटी कितना 33 किलोमीटर हो गया है, उसके बाद 77 किलोमीटर और जाएगा तब ना होगा कि 67 किलोमीटर। हाँ 67, तो ये हो जाता 100 किलोमीटर, हो जाएगा ना। बोलिए, 33 किलोमीटर भू परपटी या प्लस 67 किलोमीटर मेंटल का ऊपरी भाग, दोनों मिलकर 100 किलोमीटर हो जाते हैं। तो क्या होगा? लिथोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर किसके ऊपर तैर रहा है? स्टेनोस्फीयर के ऊपर। क्योंकि बोला कि मैंने क्या, लिक्विड फॉर्म में है ये। इस किस फॉर्म में? पूरा लिक्विड फॉर्म में है, द्रव के रूप में है। उसको द्रव शब्द नहीं कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि पिघली हुई प्लास्टिक। ठीक ना, द्रव कहने पर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पिघले हुए प्लास्टिक के फॉर्म में है, लगभग ठोस कहेंगे उसको, तो सॉरी लगभग द्रव सब तरह के, लगभग द्रव के रूप में है। पिघला हुआ प्लास्टिक देखते हैं, पिघली हुई प्लास्टिक, अगर पिघली हुई प्लास्टिक को देखिएगा कभी, अगर बर्तन में पिघला हुआ प्लास्टिक रख दीजिएगा, चाहे सड़क पर पिघला हुआ प्लास्टिक, मैंने सड़क पर प्लास्टिक को पिघला हुआ फैला दीजिए, आप उस पर चल नहीं पाइएगा, फिसलता है, फ्रिक्शन लेस होता है, घर्षण रहित होता है। उसमें घर्षण क्या होता है? बहुत कम होता है। उसी कारण इसमें क्या होता है? पिघलते रहता है। मैंने इसमें क्या होता है, ये दुर्बल मंडल, ये जो स्थल मंडल क्या करता है, इस पर तैरता है। जैसे नदी में नाव तैरता है ना, उसी प्रकार से इस पे स्थल मंडल क्या होता है? तैरते रहता है। ठीक है, ये तैरता रहता है। फोटो ले सकते हैं, फोटो तो मेरा बहुत पहले से भी लोग है, मैं पढ़ाता था पहले ऑप्शनल लैपटॉप बीपीएससी में, तो टच कम हो गया है, फोटो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी लोग फोटो लेते रहते थे, तो आपको लगे तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आप चूंकि होता है क्या, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि नहीं होता है कि भाई कोई छूटा तो नहीं है। तो ये है। ठीक है, इतनी बात है। ठीक है, अभी मैं इतना ही बता दे रहा हूँ, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसको लिखाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसको देख लीजिए एक बार, मैं लिखा दूंगा इसको। ठीक ना, कुछ और मैं बता दे रहा हूँ बातों को, रिवीजन करने के क्रम में थोड़ा सा स्थल मंडल के बारे में बात करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। शुरुआत से चलिए देख लीजिए। हाँ हाँ, ये 33, मैंने स्थल मंडल का हमने कितना लिखा है मोटाई, 0 से 100 किलोमीटर, समझ गए ना? क्लियर हो गया? ठीक है।
जैसा कि मैं बात कर रहा था कि एक वीडियो अपलोड किया गया है संस्थान के तरफ से, और उसमें बताया गया है कि सिलेबस हमारा क्या होगा। ठीक है, सिलेबस बहुत ज़रूरी है, उसको हल्के मत लीजिएगा, पूरा डिफाइन है कि आपको ये पढ़ना है, ऐसे भटकिएगा नहीं आप। तो मैंने यहाँ पे बात की है और बताया है कि सिलेबस डिफाइन करने में मैंने बताया कि इसमें भौतिक भूगोल पढ़ना है, विश्व भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना और बिहार का भूगोल पढ़ना है। हम लोग शुरुआत कहाँ से किए हैं? भौतिक भूगोल से। और भौतिक भूगोल मैंने बताया कई सेक्शन है, और उसमें से हम लोग बात की है भू आकृति विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं जियोमार्फोलॉजी। ठीक है, उसमें से हम लोग पृथ्वी का आंतरिक संरचना का आज हमने अध्ययन शुरू किया। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझना और आसान हो जाता है, जब उसकी उत्पत्ति को थोड़ा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने बताया कि एक विद्वान है, कई पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, यूनिवर्स की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत सिद्धांत हैं, लेकिन सर्वाधिक जो वैज्ञानिक और सबसे अधिक लोगों को समर्थन जो इसको मिला है वो किया गया है बिग बैंग थ्योरी को, जो एडविन हब्बल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। साइंटिस्ट थे, फिजिक्स से साइंसी थे ये, एडविन हब्बल। उन्होंने कहा था कि शुरुआत में जो पूरा जो देख रहे कुछ नहीं था, लाइट वगैरह कुछ नहीं था, ये जितना लाइट देख रहे हैं ना जो है ये, और जितना डेंसिटी देख रहे हैं सब एक जगह जो है एक बिल्कुल मैंने सुई की नोक के बराबर जो था, एक सिंगुलर एक एकाणु था, उसमें टेम्परेचर और डेंसिटी अनंत था, जिसको मापा नहीं जा सकता था। उसमें विस्फोट हुआ। ठीक है, उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद उसके टुकड़े फैले, इधर उधर निकल गए, और निकलने तो उसमें टेम्परेचर में डेंसिटी तो अनंत था ना, डेंसिटी अनंत था। पृथ्वी की डेंसिटी अभी कितनी है? 5.5 है ना, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है ना जी। ठीक है, नहीं ना डेंसिटी है, लेकिन उसका डेंसिटी अनंत था, मापा ही नहीं जा सकता था, और टेम्परेचर भी अनंत था, जिसे मापा नहीं जा सकता था। इतना इस प्रकार से कंडेंस था। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी, एक सिलेंडर भर देते हैं ना, जितना कि जो हम लोग है भरते कि नहीं भरते हैं। बहुत सारे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक आता है मलमल का कपड़ा, लोग बताते हैं कितना पतला होता है कि इसमें निकाल दीजिएगा, अंगूठी से बोलते हैं कि पार हो जाता है, पश्मीना शॉल वगैरह। तो बताइए, जब उसको इतना ही कर सकते हैं तो नेचर के द्वारा समझ सकते हैं कि एकदम था, वो डेंसिटी अनंत थे उसके। तो उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद जो था कई टुकड़े उससे निकले, टुकड़े जो निकले उससे यूनिवर्स की रचना हुई, और यूनिवर्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपेंड। मैंने बैलून के उदाहरण दिया कि बैलून में डॉट लगाकर फूकिए, उस तरह से देखिए कैसे दूर होते चले जाते हैं। तो ये एक्सपेंशन हुआ, और जो यूनिवर्स बना, तो उस यूनिवर्स में जो बहुत सारे थे, उससे में से उसी यूनिवर्स से कई गैलेक्सी बने, कई गैलेक्सी बनाओ। उसमें से जो गैलेक्सी हम जिसमें रहते हैं, जिसके बारे में मिल्की वे के बारे में बात करते हैं, उसमें हम जिसमें रहते हैं उसी को लेकर बढ़ रहे हैं। थी गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में, तो गैलेक्सी बना, उस गैलेक्सी के अंदर में क्या बना, सोलर सिस्टम बना, और उसी सोलर सिस्टम में एक जो प्लेनेट है वो कौन सा है, अर्थ है। तो हमने बात किया था उसी अर्थ के बारे में हमने बात किया, ये यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने कहा कि जो लिया हमने पृथ्वी की किसी भी गोल अगर भाग है तो हम लोग उसके सेंटर से चले जाएंगे और ऊपर तक तो हम पता चल जाएगा पूरा ना। सेंटर में अगर बॉल सेब है, सेब के कैसे तरबूज लेते हैं, तो तरबूज क्या करता है, पूरा थोड़े काटता है, उसके चाकू लगाता है, उसके सेंटर पॉइंट जो होता है वहाँ जाता है, काट के निकाल, देखिए कितना बढ़िया है। वो अलग बात है, घर जाने के बाद फिर पानी की तरह लगने लगे, लेकिन लाल देख हम लोग नहीं लेते हैं, नहीं। तो ये उसी प्रकार से है ये। और वो बताया, इसमें कहा जाता है कि जो किया गया है, अध्ययन जो किया गया है भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर, कहा गया कि पृथ्वी के ऊपरी भाग 0 से 33 किलोमीटर कैसा है, वो ठोस है, जिसे हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पट्टी। 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक भाग क्या है, वो मेंटल है, और 3300 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक क्या है, वो कोर है। ठीक है, फिर अध्ययन किया जाता तो पता चला था कि क्रस्ट भी एक ही नहीं है, क्रस्ट के भी दो भाग है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, क्योंकि वहाँ भूकंपीय तरंगों की प्रकृति बदल जाती है। तो बेसाल्ट जो महासागर वो बेसाल्टिक चट्टान से बने हैं, और महाद्वीप किससे बने हैं, ग्रेनाइटिक चट्टानों से। बेसाल्टिक चट्टान का घनत्व तो ज़्यादा होता है, डेंसिटी, जो बेसिन में जो सागर है उसके बेसिन में जो चट्टान पाए उसका डेंसिटी हमारे यहाँ जो पाए तो उसका क्या है, ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर मेंटल के बारे में बात होती है। मेंटल कितना है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक है, लेकिन उसमें से 750 किलोमीटर गहराई पर उसको दो भागों में बांट देते हैं। 750 किलोमीटर से लेकर के 33 किलोमीटर तक अपर मेंटल, और 750 से लेकर 29 किलोमीटर तक लोअर मेंटल। लेकिन अपर मेंटल ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके नीचे हमको जाने की उतना जरूरत नहीं है। अपर मेंटल क्यों जाना जरूरी, क्योंकि अपर मेंटल में ही एस्थेनोस्फीयर अवस्थित है, जो 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक मोटी परत में विस्तृत है। ठीक है, ये प्लास्टिक, पिघली हुई प्लास्टिक की अवस्था में है। कैसा है, पिघली हुई प्लास्टिक की अवस्था में। पिघली हुई प्लास्टिक कैसा होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, फ्रिक्शन लेस होता है।
और उसी पर जो है जो स्टेनोस्फीयर, उसी के ऊपर जो है हमारा लिथोस्फीयर स्थल मंडल क्या हो रहा है, तैर रहा है। क्योंकि 0 से तो 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है और 100 से 400 किलोमीटर तो स्टेनोस्फीयर हमारा दुर्बल मंडल नाम है, दुर्बल वहाँ पे है वो, ठीक है। पिघली हुई प्लास्टिक के समान है वो, व्यवहार पूरी तरह ठोस की तरह करता है, ये बता दे रहा हूँ मैं। पिघली हुई अवस्था में है लेकिन पूरी तरह पिघली लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, पिघली हुई अवस्था में होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, इसकी प्रकृति ठोस के समान ही होती है। उसके बाद जो है फिर हमने बताया था कि आप ओसनिक क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट को कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी अलग करता है, क्रस्ट को और मेंटल को मोहोरेविसिक डिस्कंटिन्यूटी अलग करता है, अपर मेंटल लोअर मेंटल को कौन करता है, रिपीटेड डिस्कंटिन्यूटी, मेंटल को और कोर को कौन करता है, गुटेनबर्ग विचार्ड, और अपर कोर लोअर कोर कौन करता है, सॉरी आउटर कोर इनर कोर कौन करता है, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। इस सब के बारे में बता दिए। अब इसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो लिखाऊंगा, उसके बारे में फैक्ट फिगर दे दूंगा। कोसियाल जैसे कि पूछता है कि अर्थ क्रस्ट में मात्रा सबसे अधिक किसी है, तो ऑक्सीजन की है, सिलिकॉन की, एल्युमिनियम की है। फिर पूछता है पृथ्वी में किसकी मात्रा अधिक है, तो फेरस की, एल्युमिनियम की होती है, फेरस ऑक्सीजन और एल्युमिनियम की होती है। तो लिखाने के क्रम में कुछ फैक्ट और फिगर में बता दूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जिसको जानना हमारे लिए जरूरी था। ये समझ गए तो फैक्ट याद करने में कौन सी बड़ी बात है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कुछ अगर दिक्कत हो आप लोग यहां तक तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको लिखाऊंगा आप लोगों को। एकदम मिल जाएगा, हाँ एकदम जा करके ही चैप्टर पढ़िएगा। आप ज़्यादा मत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आंतरिक संरचना है, जा करके पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़िएगा। पहला चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर यही है, बात समझ रहे हैं ना। हम लोग करते क्या ना कि लगता है कि टीचर के बारे में हम समझ सकते हैं, टीचर को कुछ इस प्रकार से अपने को बना कर रखें कि भरोसा नहीं होता है, ठीक ना। चूंकि पढ़ाते मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो अभी पढ़े हैं उतना ही अगर क्लास के साथ चलिएगा ना तो आपको हंसते खेलते कंप्लीट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आगे पढ़िएगा समझ में आएगा नहीं। तो आज इसको जा करके पढ़ लिए, हम इसको पढ़ लीजिएगा जा करके, उसके बाद मैं इसके कुछ कुछ मेन बातों को मैं लिखा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, चलिए।